अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकरा के जब हल्ला मचावल जाला तो भारत के छवि ये देश ऐसा देश के रूप में प्रस्तुत करे में सहूलियत होला कि भारत एक ऐसा देश बा जहां अपर कास्ट बा, लोअर कास्ट बा, ऊंचा क्लास है, नीचा क्लास, आ ऊंचा क्लास के लोग नीचा क्लास के रेप करेला। ये भारत। तो भारत के जो विराट स्वरूप बा ओकरा के एक लाइन में विभत्स तरीका से बतावे खातिर हम देखी ई कोई ना कहे कि ई बढ़िया बा, लेकिन ई तो बात जरूर बा कि ये भारत में आज कानून व्यवस्था की स्थिति बा, भले ही बंगाल होके चाहे उत्तर प्रदेश होके जहां भाजपा के शासन होके, चाहे बंगाल में ममता दीदी के शासन होके, उहो अगर कोई गलत करता, सरकार सपोर्ट करता, तब वो साल भर लागो, 2 साल लागो, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया यहाँ ठीक ठाक बा। कानून व्यवस्था थोड़ा बहुत लचर हो सकेला, लेकिन जे दोषी बा वो अपराध करके ऐसे ना पलायन कर सके कि वो कोनो एक जाति के बा। आज एक तो बहुत खुशी के बात बा कि हम 10 साल से सोचत रही कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होखी जौन आपन माटी के भाषा में गंभीर विषय पर बात कइल जाए। अब हम बताओ तनी कि होला का कि अमूमन ऐसा मानल जाला कि जो स्थानीय भाषा बा जौना के अंग्रेजी में वर्नाकुलर कहल जाला, ओकरा में अनाप शनाप बतकही खाली होला। बहुत सीरियस कोनो विषय पर वर्नाकुलर लैंग्वेज में बातचीत ना हो। भोजपुरी की अगर बात करें तो भोजपुरी में अभी तक का बा कि चाय के दुकान पर चर्चा, सुबह के अखबार पढ़ के, तो या तो राजनीति पर चर्चा हुई, एक औसत जो चर्चा कहल जाला, या तो ओकरा में जात पात पर चर्चा हुई, लेकिन या तो कुछ और ऐसा विषय पर चर्चा हुई। सिनेमा आवत बहुत फुहड़ फुहड़, हालांकि कुछ बढ़िया भी गीत संगीत भोजपुरी में भी आ रहल बा, लेकिन भोजपुरी में जो गंभीर साहित्य जरा कहल जा सकेला कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर, अंतरराष्ट्रीय विषय पर विमर्श नहीं थे शुद्ध भोजपुरी भाषा में। ये विमर्श के पढ़े खातिर या तो हिंदी में जाए के पड़ी या अंग्रेजी में जाए के पड़ी भोजपुरी के लोगन खातिर। एक बढ़िया प्रयास बा संगम टॉक्स के लाखों सब्सक्राइबर वालन हिंदी चैनल पर, और भोजपुरी में ही हमारे सौभाग्य के बात बा कि हम पहला वक्ता के रूप में आ रहल बनी। अंग्रेजी या हिंदी के कई टॉक्स हमनी के कैले बन जा संगम टॉक पर। तो एक तो संगम टॉक्स टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा जतन से, बड़ा लगन से, आप बड़ा तपस्या से ई लोग जो संगम टॉक्स प्लेटफॉर्म बा, ये कोनो बिजनेस वेंचर ना हो, ये सब लोग आपन आपन समय में से और बाकी सारा चीजन में से निकाल करके प्लेटफॉर्म खड़ा भइल बा। तो एक तो ये टीम के बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर कहते नहीं कि हमरा खातिर सौभाग्य के विषय बा। आज जो विषय वस्तु बा जो ना पर चर्चा बा, वो बा 4 आक्रमणकर्ता और 1000 घाव। ब्लीडिंग इंडिया मतलब रक्त रंजित भारत, 4 आक्रमणकर्ता 1000 घाव। तो ये वास्तव में हमारे पुस्तक के नाम है कि 4 आक्रमणकर्ता, रक्त रंजित भारत, 4 आक्रमणकर्ता और 1000 घाव। तो ये अभी हिंदी में प्रिंट में बा, और अगला 10-15 दिन में ये शायद वो किताब हमनी के बीच में उपलब्ध रही। ओकरा से पहले किताब के जो शोध रहे वो अंग्रेजी में रहे, तो ओकर जो पहला पुस्तक रहे वो अंग्रेजी में आई। ओकर नाम रहे ब्लीडिंग इंडिया, 4 एग्रेसर्स, 1000 कट्स। ये किताब बा गरुड़ प्रकाशन से छपल रहे किताब ब्लीडिंग इंडिया। और फिर बाद में 10 दिन पहले यही किताब के तेलुगु में अनुवाद भइल। तो हम उहे कहतानी कि तेलुगु भाषा जो उनके स्थानीय भाषा बा, ओकरा में भी बहुत गंभीर विषय पर साहित्य पर काम हो रहल बा। हम हिंदी बोले वाला, भोजपुरी बोले वाला अंग्रेजी में किताब लिखले बानी, आ हिंदी में आवे से पहले और भोजपुरी टॉक होके से पहले ई तेलुगु में ई किताब आ चुकल बिया। ओकर नाम है रक्त सिक्त भारतम। ई नवयुग भारती प्रकाशन बा, ओकरा छपल बा। ब्लीडिंग इंडिया जोन बा वो गरुड़ प्रकाशन से छपल बा। तो एकरा में का बा कि हमनी के एक पैटर्न एनालिसिस कैले बनी जा। पैटर्न एनालिसिस का मतलब बा कि कुछ 6-7 गो केस स्टडीज वाली सन, 6-7 गो घटनन के विश्लेषण बा, और जब वो 6-7 घटना के विश्लेषण होला तब बाद में मालूम चलेला कि एकरा पीछे जो ताकत वाली सन, एकरा पीछे जो कॉन्स्पिरेसी बा, आ एकरा पीछे जो तौर तरीका बा, वो सब एक ही तौर से ई काम हो रहल बा। हम रुआ के बताओ तनी कि ई बा का। 4 जो आक्रमणकर्ता वालन, ओकरा में क्रिश्चियन मिशनरीज वालन, इस्लामिक
रेडिकल जोन कट्टर संगठन वाली सन ऊ बा, फिर माओवादियन के कम्युनिस्ट जो ना कहल जाला ऊ कम्युनिस्ट संगठन वाला सन, कम्युनिस्ट संगठन वाला सन। आ चौथा एक ऐसा ओकरा में गिरोह बा, गैंग जकरा के हम कहिला कि जौन ये तीनों के ज्वाइंट वेंचर के एक कवर फायर देला। वो जो चौथा पिलर बा ओकरा में मीडिया के लोग बा, कल्चर के फील्ड के लोग बा, तो फिल्म के लोग बा, नाटक के लोग बा, कुछ वकील लोग बा, कुछ पत्रकार लोग बा, कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवी लोग बा। तो ये जो चौथा पिलर बा, ये तीनों के जो काम बा, ये तीनों गिरोह के जो काम बा, ओकरा के ये लोग नैरेटिव या ओकरा के एक दिशा या ओकरा के एक विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत करे में सहयोग लोग करेला। एक घटना बताओ तनी, हम शुरू करो तनी कि जिसे अभी मान ली कि किसान आंदोलन हो रहा बा, तो अगर किसान आंदोलन हो रहा बा तो एकरा में तो किसानन के बात होके की चाहत रहे। तो एक किसान आंदोलन में हम ही नहीं कहत कि किसान जोन बालन खालिस्तानी बालन, चाहे किसान जोन बालन नक्सलाइट बालन, हम तो इहे मान के कहत नहीं कि जोन किसान बालन वो किसाने बालन। लेकिन अगर ये वास्तव में किसान आंदोलन बा या रहे तो एकरा में नक्सलियन के छोड़े के बाद कहां से आई, एकरा में खालिस्तान मूवमेंट के बाद कहां से आई, एकरा में ग्रेटा थनबर्ग अब मियां खलीफा जो पॉर्न स्टार बली उ लोग पैसा लेकर के ट्वीट करते रहे, ये बात कहां से आई। अगर उ लोग के पैसा मिलल रहे एक ट्वीट खातिर 1 करोड़ रुपया, तो उ पैसा के देले रहे। तो एकरा में ऐसा होला कि सामने जो दिख रहा बा लोग कि जो किसान आंदोलन कर रहा बारन, ओकरा के रॉ मटेरियल के तरह यूज कइल जाला, ओकर उपयोग कइल जाला या ओकर दुरुपयोग कइल जाला। आ ओकरा में धीरे से इतना आराम से जो देश विरोधी ताकत वाली सन वो अपन एजेंडा पुश करेला या ओकरा में ठेलल जाला कि जे आंदोलनकारी बा ओकरा पतो ना चले कि ओकर इस्तेमाल बहुत बुरा तरीका से हो गई। तब बताओ तनी कि इस्तेमाल भइल कैसे। जो खालिस्तान के विषय आयल किसान आंदोलन में, वो विषय एकाएक ना आयल, ओकरा पीछे 10 साल से तैयारी होत रहे, जोना के खालिस्तान रेफरेंडम 2020 के नाम दिल गेल रहे, आनंदपुर साहब रेफरेंडम 2020। तो 2020 में बहुत कुछ करे के तैयारी रहे, काहे सैबोटेज हो गई, काहे वो पंचर हो गई, ऐसे काहे कि नोटबंदी भइल, फिर कोरोना हो गई। तो कोरोना में कई धन धन के नुकसान पहुंचल, ओकरा संगे संगे जन खालिस्तान के बिजनेस रहे ओकरो के नुकसान भइल। तो रउआ देखब कि भारत में बहुत कुछ खालिस्तान के बारे में ऐसे ना लिखल गई, काहे कि भारत के कानून के हिसाब से देशद्रोह के धारा उरा लाग जाई, केस मुकदमा हो जाई, जेल जमानत हो जाई। लेकिन ऐसा ना रहे कि दुनिया भर में खालिस्तान के लेकर मूवमेंट ना चलत रहे। जैसे जर्मनी, रसिया, इटली, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कनाडा, ऐसा 8 देश से खालिस्तान रेफरेंडम के विषय के पुश कल जाते रहे, ओकरा के ठेलल जात रहे। और ये लगातार बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म्स पर जौन भी वहां मीडिया के बड़ प्लेटफॉर्म बा या वहां जहां जो सबसे बढ़िया बढ़िया जगह वाला सब वहां कार्यक्रम होत रहे, अब बड़ा बड़ा कार्यक्रम होत रहा। जैसे बताओ तनी कि लंदन में रुआ याद हुई कि इंडिया हाउस पर प्रदर्शन भइल, प्रधानमंत्री मोदी ओघरी लंदन गइल रहना, भारत में बड़ा चर्चा भइल कि भाई ये लंदन में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध भइल बा। वो विरोध के कैले रहे, तो कुछ सिख पगड़ीधारी कुछ रुआ फोटो देखब तो रुआ लागी कि कुछ सिख भाई लोग बा। लेकिन जब ओकर वास्तविकता में जाई, जब ओकर बाद के आर्टिकल पढ़ब तो वो पगड़ीधारी भाई लोग के लीडर रहे, तो ओकर नाम रहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो मेंबर रहा। ओकरा पर बहुत सारा मुकदमा रही सन जे ओकरा के लीड करत रहे, और मूलतः पाकिस्तानी है। लॉर्ड नजीर अहमद नाम बा ओकर। तो लॉर्ड नजीर अहमद के खासियत है वो पाकिस्तानी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बा, ओसामा बिन लादेन के साधु बोलले रहे, जौन मलाला यूसुफजई जकरा के आतंकवादी गोली मार दिल रहसन, तो बोल रहे कि ना ना आतंकवादियन के गलती से गोली लाग गेल रहे, वो जानबूझ के ना मारत रहसन। तो बड़ा विचित्र आदमी रहे, आ उ ए सिख भाईयन के लीडर रहे, लीड करत रहे। आ एक बेरी ना लीड कैलस, उ 12-13 बेरी ऐसन मूवमेंट भइलिसन, आंदोलन भइलिसन जेकरा के लीडर उहे रहे। के साफ दिखत रहे कि भाई खालिस्तान के लीडर उ पाकिस्तानी कैसे बा। तो कनेक्शन साफ साफ दिखेला। दूसर रशियन वेबसाइट्स पर, इंग्लैंड के वेबसाइट्स पर, कनाडा के वेबसाइट पर बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखल जात रहसन कि खालिस्तान रेफरेंडम कैसे हुई, भारत में कैसे ए विषय के पुश करे के बा, यूएन में कैसे विषय के ले जाए के बा, भारत से कैसे खालिस्तान के तोड़े के बा, फिर पाकिस्तान से सैन्य सहायता कैसे कैसे मिली,
फिर दुनिया भर में खालिस्तान के रिकॉग्निशन मान्यता कैसे दिवावल जाए, ये सब पर बहुत विस्तार से जियोपॉलिटिका.ru रसिया के वेबसाइट बा, बड़ा प्रोमिनेंट वेबसाइट है, ओकरा पे लिखात रहे। के लिखत रहे तो ताहिर खान रहन भाई, ताहिर खान क्या होन, तब पाकिस्तानी होन, थी रहेलन इंग्लैंड में। और एंड्रयू क्रोइबको करके एक बालन लेखक, तो उ भाई काली उ के होन, तो हाफ अमेरिकन होन हाफ रशियन होन। तो उनकर कनाडा के जो सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन बा, जो ना के भारत के आतंकवादी संगठन घोषित कइल गेल, ओकरा से बड़ा उनकर मधुर संबंध बा। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम समझ में आई कि 10 साल बाद वो तैयारी के एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कइल गई किसान आंदोलन के। तो ग्रेटा थनबर्ग भी आ गई, मिया खलीफा भी आ गई, मार ट्वीट पर ट्वीट हो रहा बा कि भाई भारत में बड़ा दिक्कत बा, खालिस्तान की इशू भी आ गई, किसान भी संकट में हो गइलन। तो हम ये नहीं कहत कि भाई जो किसान वालन दोषी वालन, किसान के दोष ये बा कि उनका ये विषय के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। पीछे से ग्रेटा थनबर्ग जैसा कोई या मिया खलीफा जैसा पॉर्न स्टार कोनो कुछ उनका सपोर्ट में बात कह देता लोग, तो लोग खुश हो जाता। खुश ना होके के चाहिए, काहे कि पैसा ले रहल बा लोग, अब पैसा जेकरा से ले रहल बा उ लोग के मनसा किसानन के वेलफेयर नहीं थे, उ लोग के मनसा ये भारत के तोड़ल बा। दूसरा एक घटना बताओ तनी, हाथरस में गैंग रेप भइल, उ बच्ची के जला दिल गेल, मानतनी पुलिस के गलती रहे, गैंग रेप भइल। ओकरा में देखले हो कब कि पूरा हो हल्ला मच गइल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के सब नेता लोग सब लोग पहुंचे लागल। फिर बाद में काहे को मालूम चला था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ओकरा में रोल बाजी, जौन ना के बड़ा हिंसक एक संगठन है, इस्लामिक कट्टरवादी संगठन बा, आतंकवादी संगठन जेकरा के भी कहल जा सकेला। हालांकि प्रतिबंधित नहीं है, खाली झारखंड में ओकरा पर प्रतिबंध लागल बा। तो पीएफआई के रोल आ गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल के रोल आ गई, पैसा फिर आई ओकरा में। तो ये मामला का होला कि मान ली कि कोनो एक ऐसा घटना घटल, जैसे हाथरस में एक रेप के घटना भइल, जोना में जोन बच्ची बिया उ दलित समाज के बिया, आ जोन रेपिस्ट बालन उ अपर कास्ट के बालन। तो ये एक परफेक्ट मसाला होला, ओकरा के अंग्रेजी में कहल जाला फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन मतलब हिंदी में ओकरा कहल जाला भ्रंश रेखा, जोन दरार वाली सन समाज के बीच, संप्रदाय के बीच, भाषा के बीच, एक दूसरा स्थान के बीच में, वो दरारन के फॉल्ट लाइन कहल जाला। ओकरा के जो विदेशी ताकत वाली जो हमनी के तोड़ल चाहता लोग, ओकरे पर लोग काम करेला। तो एकरा में फॉल्ट लाइन का बा कि भाई रेपिस्ट जोन वाला अपर कास्ट के वाला लड़की जोन बिया दलित बिया, तो एकरा के इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन एकरा का हल्ला हंगामा मचावा, तो एकरा से लाभ का हुई जोन विदेशी ताकत बा ओकर। एक मान लो कि केरल के उत्तर प्रदेश के हाथरस से घटना बा, एक खबर के रूप में झारखंड में पहुंच रहा बा या केरल में जा रहा बा कि भाई अपर कास्ट के लोग दलित लड़की के साथ अनाप मतलब कि बलात्कार कैले बा। तो केरल के भी जो दलित बा ओकर मन में चोट लागी, ओकरा खराब लागी, और वो धीरे 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 ओकर अंदर के जो ज्वाला बा, गुस्सा बा, इकट्ठा होत रही, जो ना के इस्तेमाल आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद भी कई जाए। दूसर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकरा के जब हल्ला मचावल जाला तो भारत के छवि ये देश ऐसा देश के रूप में प्रस्तुत करे में सहूलियत होला कि भारत एक ऐसा देश बा जहां अपर कास्ट बा, लोअर कास्ट बा, ऊंचा क्लास है, नीचा क्लास, और ऊंचा क्लास के लोग नीचा क्लास के रेप करेला। ये भारत। तो भारत के जो विराट स्वरूप बा ओकरा के एक लाइन में विभत्स तरीका से बतावे खातिर हम देखिए, ई कोई ना कहे कि ई बढ़िया बा, लेकिन ई तो बात जरूर बा कि ये भारत में आज कानून व्यवस्था की स्थिति बा, भले ही बंगाल होके चाहे उत्तर प्रदेश होके जहां भाजपा के शासन होके, चाहे बंगाल में ममता दीदी के शासन होके, उहो अगर कोई गलत करता, सरकार सपोर्ट करता, तब वो साल भर लागो, 2 साल लागो, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया यहाँ ठीक ठाक बा। कानून व्यवस्था थोड़ा बहुत लचर हो सकेला, लेकिन जे दोषी बा उ अपराध करके ए से ना पलायन कर सके कि उ कोनो एक जाति के बा। हम ए से कहतनी कि ए देश में जो सबसे ज्यादा देश के रुचि बा उ पाकिस्तान बा। पाकिस्तान में इस सहूलियत नहीं है। पाकिस्तान एक देश के रूप में बनिए ना पाई। ओकर हमेशा से फोकस रहल भारत 100%, भारतों का फोकस 20% रहल। वो 20% अगर भारत के फोकस पाकिस्तान पर ना रही तो हमनी को और बेहतर के लिए रहते। पाकिस्तान का फोकस अगर 100% भारत ना रही तो एक देश के रूप में, एक सक्षम राष्ट्र के रूप में डेवलप भेल रही। ओकरा से अच्छा स्थिति तो बांग्लादेश के बा। बांग्लादेश बेहतर कर रहल बा कई मामला में, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी और बाकी चीजन के मामला में। तो ये कहते नहीं कि एकरा के एक बार समझे के चाहिए कि कौन ओ ऐसा घटना होता आ ओकरा के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लेवल पर चर्चा हो रहल बा, तो ओकरा पीछे कॉन्स्पिरेसी थियरी होला।
अब ई कॉन्स्पिरेसी थियरी का बा, फिर हम एक बार रुआ समझावे के प्रयास करते हैं। नक्सलियन के जो साहित्य रहे सीपीआई माओइस्ट के, ओकरा में दू गो साहित्य के बड़ा चर्चा रहेला। एक रहे 2004 में नाइन्थ कांग्रेस कहल जाला ओकरा के, आ 2009 में एक जो डॉक्यूमेंट रहे ओकर नाम रहे स्टीर STIR, आ एक डॉक्यूमेंट के नाम रहे UPUA, तो वर्क इन अर्बन एरियाज। तो जो शहरी क्षेत्र बा ओकरा में कैसे काम करेगा बा, वो डॉक्यूमेंट सब कोई के पढ़े के चाहिए। हमनी के स्कूल में कॉलेज में अलग अलग विषय पढ़ते नहीं जाए, हमनी के नक्सली साहित्य भी पढ़े के चाहिए। ऐसे पढ़े के चाहिए कि ताकि मालूम चली कि जो जेएनयू में के बार बार होला कि भाई जेएनयू के बदनाम करे की कोशिश होता, किसान आंदोलन के बदनाम करे की कोशिश होता, फला आंदोलन आ ढिकना आंदोलन के झारखंड में पत्थलगड़ी भइल बदनाम करे की कोशिश होता। तो ये मालूम चली कि वो नक्सली साहित्य में इन सब स्थानन के कैसे दुरुपयोग करे के आ कैसे ओकरा में घुसपैठ करे के सब फॉर्मूला लिखल बा, आ वो सब फॉर्मूला पर काम हो रहल बा। उ साहित्य पढ़े के चाहिए। दूसर, भीमा कोरेगांव अभी घटना भइल, ओकरा में 15,000 पन्ना के चार्जशीट NIA सबमिट के ले बिया। वहू चार्जशीट के अगर कबो हाथ लागे, मौका लागी, डिक्लासिफाई होई कभी, तो ओकरो के पढ़े के चाहिए। ओकरो में पढ़ला पे मालूम चली कि जो नक्सलाइट लिखले बा लोग 2009 और 2004 के जो पेपर बा, उ क्रियान्वयन में बा, उ इम्प्लीमेंटेशन में बा, ओकरा पर काम हो रहल बा, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में काम हो रहल बा। जैसे ओकरा में बताओ तनी, ओकरा में का बा कि भाई जे ओवरग्राउंड कैडर बा, जे पुलिस के नजर में आ गेल बा, ओकरा के अंडरग्राउंड कर द। आ जे अंडरग्राउंड कैडर बा, जेकरा बारे में पुलिस के जानकारी नहीं, ओकरा के ओवरग्राउंड शहर में भेज द। आ शहर में कहाँ कहाँ काम करे के बा, तो विश्वविद्यालय में काम करे के बा, मोहल्ला कमेटी में, RWA में काम करे के बा, दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा के जो समिति वाली सन ओकरो में नक्सली घुसपैठ हो गए, इहो लिखल बा, इतना बारीक बा। आज जब भीमा कोरेगांव पढ़ब ओकर चार्जशीट, तब मालूम चली कि भीमा कोरेगांव एक दलित अस्मिता के सही में बात बा, आ ओकर कैसे दुरुपयोग करके एक ऐसा हिंसक एक घटना के अंजाम देल गई, ओकरा में नक्सलियन के हाथ रहे, योजना रहे, फंडिंग रहे। आ बाद में जब ओकरा खोदे शुरू किलस पुणे पुलिस NIA, तब निकलल का कि भीमा कोरेगांव के जो साहित्य मिलल, आ जो लैपटॉप से रोना विल्सन के स्टेन स्वामी जी सन लोगन से बरामद भइल, ओकरा में मालूम चलल कि भारत के प्रधानमंत्री के मारे के प्लानिंग रहे, उनकर हत्या के साजिश रहे। ऐसा पत्राचार रही सन। आई पत्राचार अनायास नहीं थे, ये पत्राचार या मारे के जो प्लानिंग बा, या भीमा कोरेगांव जैसन घटनन के जो अंजाम देवे के बा, उ लिखल बा कि ऐसा ऐसा घटनन के, ऐसा ऐसा जो फॉल्ट लाइन वाली सन, जो भ्रंश रेखा वाली सन, जो समाज में दरार वाली सन, ओकर दुरुपयोग करके ये तरह के घटना के अंजाम देवे के बा। दूसर, भारत इकलौता देश नहीं है जहां हमनी के टारगेट पर बनी जाए, चाहे हमनी के तोड़े के प्रयास हो रहा है। दुनिया में कई देश ऐसा बाली सन जौना के खिलाफ ए तरह के साजिश रचल जा रहल बा, आ वही संगठन वही संस्थाएं बाली सन, फॉर्मूला भी वही बा। जैसे अमेरिका में मान ली कि ब्लैक लाइव्स मैटर भइल, अभी कैपिटल हिल पर बड़ा दंगा फसाद हो गई, हिंसा हो गई, ओकरा में वहां के जो ब्लैक लाइव मैटर बा, वो ठीक वैसने एक झगड़ा बा जो यहाँ अपर कास्ट आ दलित के झगड़ा बा, सवर्ण आ दलित के झगड़ा बा, जो जाति के बीच में विभेद आ मतांतर आ जो झगड़ा बा, वहां ब्लैक आ व्हाइट के बीच में झगड़ा बा। एक घटना मिल जाता कि एक सफेद जो सिपाही बा, वो एक ब्लैक के मार रहल बा, बाद में ओकर मृत्यु हो जाता है या ओकर हत्या हो जाता है ओकरा द्वारा। तो एक परफेक्ट रेसिपी मिलता, जैसे यहाँ हाथरस के गैंग रेप मिल गई, वैसे वहां जॉर्ज फ्लॉयड मिल गई कि भाई मरे वाला काला बा, मारे वाला गोरा बा, आ ओकरा के एक तरीका से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कइल गई कि ओकर एक तरह से ओकर हंगामा मचावल गई कि अमेरिका जो दम भरेला कि हम दुनिया के सबसे भाई सुपर पावर बनी, ओकर कैपिटल हिल जो ओकर नाक कहल जाला, ओकरो पर करिखा पुता गई। तो जो साजिश करता बालन उनकर एक फॉर्मूला बा, का बा, फॉल्ट लाइंस के इस्तेमाल कई। उपाय का बा ओकर कि फॉल्ट लाइंस के डाइल्यूट कई, फॉल्ट लाइंस के खत्म कई, ई ओकर उपाय का। एक घटना का और जिक्र करते हैं, झारखंड में पत्थलगड़ी भइल रहे। पत्थलगड़ी का भइल कि बाद में आगे चल करके एक अलग आदिवासी देश के डिमांड में बदल गई। पत्थलगड़ी रहे कौन सी? एक समृद्ध आदिवासी परंपरा रहे, बहुत रिच परंपरा रहे, जौना में आदिवासी लोग एक पत्थल गाड़त रहे,
अपन पुरखन के याद में, अपन जमीन के सीमांकन में, या कोनो बात अगर पंचायत तय कैलस, महत्वपूर्ण बात बा जात ओ समाज के लेकर के, तो ओकरा के लिख करके पत्थर कैसे गाड़ल जात रहे, शिलालेख टाइप के। ओकरा में भइल का, ओकरा में मिर्च मसाला मिलल, ओकरा में नक्सली लगलन, ओकरा में क्रिश्चियन मिशनरी लोग लागल, स्टेन स्वामी जो मर गिलन उनको बड़ा योगदान रहे ओकरा में। अब मिल करके वो एक ऐसा आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तित भइल, जौना में बाद में चल करके अपन आर्मी के घोषणा हो गई, अपन पुलिस के घोषणा हो गई, अपन मेडिकल सिस्टम के घोषणा हो गई, आ एक ट्राइबल नेशन के डिमांड भी हो गई। आ ये भारत सरकार के बोलल गई कि अवैध सरकार बा, ये जौन पुलिस बा वर्तमान ई चोर बा। ऐसा देश भर में अलग अलग विषयन पर लगातार काम हो रहा बा। जैसे रुआ के बताओ तनी, सीए वाला बात भइल रहे अभी, जो दिल्ली में सीए के घटना भइल, तो शुरू में का लगा कि भाई मुसलमान जो समाज बा ओकरा मन में संशय बा, और सरकार जो बिया भारत सरकार ओकरा के कन्विंस नहीं कर पावत कि हाँ भाई एकरा से तहरा दिक्कत नहीं के। बड़ा जोर के आंदोलन भइल, दिल्ली को दिन रुकल रहल भाई। बाद में ओकरा में पीएफआई के एंगल आ गई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, ओकरा में युवा आइल कि भाई 80 करोड़ रुपया में मोबिलाइजेशन भइल बा। उत्तर प्रदेश में दंगा भइल तो मालूम चल कि पीएफआई पैसा डल ले बा दंगा में। तो अगर एक नेचुरल और एजिटेशन बा, एक 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 आंदोलन बा, एकाएक 100 करोड़ रुपया कहां से आ जाला, एकाएक सिस्टम कैसे बन जाला, एकाएक फंडिंग हो जाला, एकाएक मोबिलाइजेशन हो जाला, सब हो जाला भाई ऊपर। पीएफआई जैसा संगठन जो पहले से रडार पर बा ओकर ओकर भूमिका आ जाला। फिर ओकरा में जो सबसे रुचिकर बात बा वो ई बा कि दलित मुस्लिम एकता के बात आवेला। उ एकता के बात एथियो में आइली, का कहला किसान आंदोलन में भी आइली कि भाई दलित मुस्लिम, दलित ई का कहला मुस्लिम आ सिख एकता बा, किसान एकता बा। सिख मुसलमान खातिर मंगर लंगर चलाओ तरह, मुसलमान ई लोग खातिर भाई भोजन के पैकेट आ बाकी व्यवस्था कर रहल बा लोग, मुसलमान संगठन जो बा। और चंद्रशेखर रावण यहाँ लाल की का कहला जामा मस्जिद पर जा करके अपन समर्थन दे रहल बा सीए खातिर। ये मामला का बा, मान ली कि अगर संशय बा भी सीए के लेकर के मुसलमान समाज के बीच में, तो आंदोलन तो ओकरा करे के चाहत रहे। अगर संशय बा भी था कि दलित समाज कहां से आंदोलन में आ गई, दलित के तो कोनो विषय ना रहे, बल्कि तो जो दुनिया भर के दलित वालन 4-5 देश के उहे लोग के लावे के बातचीत रहे भारत में। तब फिर कहते नहीं कि इस सब कॉन्स्पिरेसी थियरी के फुटप्रिंट्स हवसन, पदचिन्ह हवसन। अब कैसे ही कॉन्स्पिरेसी थियरी बा हम बताओ तुम। एगो भीटी राजशेखर शेट्टी रहन, बेंगलोर रहत रहन, दलित वॉइस करके एगो बड़ पत्रिका चलावत रहन, बहुत बड़ नाम रहन दलित चिंतक में, रेडिकल दलित चिंतक रहन। तो उ कई लाख पन्ना लिखलन साहित्य, ओकरा में एक साहित्य उनकर इहो रहे कि दलित एजेंडा फॉर 1991 मुंबई सिमी कॉन्फ्रेंस, वो किताब में बा हमारे। तो मुंबई सिमी कॉन्फ्रेंस, सिमी उहे संगठन जो आतंकवादी संगठन रहे, जो ना पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा दिलक, बाद में उहे सिमी बनल बा। तो ये दलित एजेंडा लिखलन कि भाई दलित एजेंडा का होके के चाहिए। तो बात कइलन कि भाई भारत में 100% आबादी बा, तब 85 बनाम 15% के झगड़ा बा। 85% के बा तो दलित, मुस्लिम, ओबीसी, माइनॉरिटी सब मिला करके, सिख सब मिला करके 85%, अब 15% ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जाति वाली। तो ये 85% और 15% के झगड़ा बा। तो एक उपाय का बा, एक उपाय ई बा कि जो 85% बालन ई ब्लड ब्रदर बालन, तो ई लोग में खून के संबंध बा। आ इस्लाम में कहल गइल बा हकूकुल इबाद, मतलब कि भाई जो अपन खून के संबंध बा ओकर तू रक्षा कर। तो 85% के एकजुट हो जाएगा, जो ना है कि दलित मुस्लिम अलायंस, मुस्लिम सिख अलायंस, अब बाकी जो कहल जाला। लेकिन ओकरा में सबसे खतरनाक फॉर्मूला में का बात बा कि भाई ये जो 85% बा ओकरा के लीडरशिप पे, ओकरा में क्षमता आ ओकर जिम्मेवारी दोनों मुसलमान के ऊपर बा। मतलब सब लोग एक हो जा 85%, आ लीडरशिप मुसलमान के होके के चाहिए। ये फॉर्मूला आज से ना बहुत पहले से, मतलब कि ये अंग्रेजन का फॉर्मूला रहे, जो अलग अलग समय में नक्सलाइटो यूज कैलन, क्रिश्चियन मिशनरीज भी यूज कैली सन। जो भारत के खिलाफ जो साजिश बा ओकरो में एकर बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हो। तब फिर जब ये फॉर्मूला समझे लगा, प्रिस्क्रिप्शन रुआ देखे लगा, अरे तो
1980 में बीटी राजशेखर शेट्टी लिखले रहन। बीटी राजशेखर शेट्टी और बहुत कुछ लिखलन, ओकरा में एक बेरी उचल गेल रहन भिंडरा वालन से मिले स्वर्ण मंदिर। तब भिंडरा वालन के बीटी राजशेखर शेट्टी कहलन कि भाई आपका जो झगड़ा है वो राउर झगड़ा भारत सरकार से नहीं है, राउर झगड़ा ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बा। ऐसे भिंडरा वालन जी रउआ एक काम करे के चाहिए कि रउआ समर्थक जे बा ओकरा के बोली कि गाय मांस खाए शुरू करे लोग। ये हम नहीं कहा, ये बीटी राजशेखर के शेट्टी के लिटरेचर बा, हमरो भी सब उनका किताब उताब वाली सन। ओकरा में लिखलन कि आप अपने फॉलोअर्स को बोलिए कि भाई गौ मांस खाना शुरू करें। तो एकरा से का हुई, एकरा से ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म हो गई। फिर का भइल, भिंडरा वालन गरम हो गई आ इनका के लात जूता दे के भगा दिलस। बीटी राजशेखर शेट्टी बड़ा गरम भइल। बाद में भिंडरा वालन के जब हत्या भइल तो बीटी राजशेखर शेट्टी लिखलन कि भाई देखा हमार बात ना मनलस, हम एकरा के बोलत रहे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ झगड़ा बा, तार भारत सरकार के खिलाफ झगड़ा नहीं के। अब ब्राह्मणवादी ताकत जौन वालन वो भिंडरा वालन के मार दिलस लोग। अलग अलग समय पर अलग अलग संगठनन के माध्यम से, अलग अलग व्यक्तियन के माध्यम से ई जौन समाज के बांटे के जौन एजेंडा बा ऊ चल रहा बा। ये खाली भारत में नहीं है, हम फिर कहते हैं जैसे मान लो कि भाई दो देश के, तीन देश के, हमने के एक, चार देश के एक कंपैरेटिव स्टडी करता है कि ई जो काम धंधा होला एकरा में फंड भी आवेला, फंड विदेश से आवेला, विदेश से अलग अलग तरीका से आवेला। तो ई फंड अमेरिका में आवत हुई, फंड चाइना में आवत हुई, फंड रसिया में आवत हुई, फंड भारतों में आवत हुई। तब भारत में का बा कि एफसीआरए करके एक कानून बा जो उनकी एकरा के रेगुलेट करेला। तो बाद में एफसीआरए जो हमनी भी रहे तो ओकरा बावजूद भी फंड आवत रहे सन, तो हम लोग एफसीआरए 2020 करके ले जाए। फिर फंडिंग शुरू हो गई। रसिया जो रहे ओकर भी एफसीआरए के नियम एगो कानून रहे, वो 2015 में अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट लेके आ गई। आ ताज्जुब हुई कि रसिया में उहे संगठन प्रतिबंधित भइली सन जो उनकी भारतों में परेशान के लिए वाली सन। एमनेस्टी प्रतिबंधित भइल, कार्नेगी प्रतिबंधित भइल, ऑक्सफैम प्रतिबंधित भइल, फोर्ड फाउंडेशन प्रतिबंधित भइल, जॉर्ज सोरोस ओपन फाउंडेशन प्रतिबंधित भइल। इस सब संगठन वाली सन जोना के माध्यम से इस सब उल जुलूल काम खातिर फंडिंग आवेला। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में हमनी के आज जॉर्ज सोरोस के लेकर के चिंतित बनी जाए कि जॉर्ज सोरोस के फंड अनाप शनाप काम खातिर आ रहल बा। चाइना में 1983 में जॉर्ज सोरोस से संबंधित 4 लोग धराइल रहन, चाइनीज लोग पकड़ करके लटका दिला, फांसी हो गई। अमेरिका में फारा करके एक कानून बा, जिसे हमने भी एफसीआरए बात, अमेरिका में एफएआरए बा। तो फारा में जिसे हमनी के फंड जो आवता ओकरे पर रोक लगाई ला जा। अमेरिका में का बा कि ओकर मॉनिटरिंग टाइट बा, ओकर जो एंड यूज बा, जो अंतिम उपयोग बा, ओकर जो मॉनिटरिंग होला वो बहुत बढ़िया तौर तरीका से होला। तो फिर भी मान ली कि भारत में एफसीआरए 2020 आई तो कहानी ई बा कि तू डाल डाल हम पात पात। एफसीआरए जैसे 2020 आई तो फंडिंग कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर दूसरा तरीका से लोग फंड ला रहल बा, पॉकेट फंडिंग बा, छोट छोट फंड्स यहाँ आ रहल बाला सन, यहाँ ऊ आकर के इकट्ठा हो रहल बा। जोन एनजीओ रही सन जोन की सीधा सीधा फंड ना ले सकत रही सन, कंसल्टेंसी के नाम पे लोग फंड ले रहल बा, फंड आ रहल बा। फिर हो सकेला कि 2021 में कुछ और अमेंडमेंट होके एफसीआरए के लेकर के ई जोन एक खास तौर पे हमने के जब स्कूल में रही जा तो बचपन में बात होके कि भाई प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तो तीसरा विश्व युद्ध के बारे में गुरुजी लोग कहल जा कि भाई तीसरा विश्व युद्ध के बारे में ये एगो अनुमान बा कि तीसरा विश्व युद्ध होई और पानी के लेकर के होई। ढेर लोग कथा सुनले हुई। हमनी के अभी भी जो तीसरा विश्व युद्ध के कल्पना बा वो एक हैंगओवर में बा कि दोनों तरफ से लाखों के करोड़ों के सेना हुई, लाखों लोग मारल जाई, चाहे कोनो एटम बम गिरी आ बहुत एके दिन में बहुत रक्तपात हो जाई। यकीन मानी ऐसा कुछो नहीं के होके वाला। तीसरा विश्व युद्ध के जो परिकल्पना रहा बा वो मिथ्या बा, काहे कि तीसरा विश्व युद्ध चल रहा बा। ये 5th जनरेशन वारफेयर स्ट्रेटेजी कहल जाला। एकरा में छद्मावरण में युद्ध होला, कई फ्रंट्स पर युद्ध होला, कॉर्पोरेट जो कंपनीज वाली सन वो युद्ध करेली सन, एनजीओज युद्ध में शामिल होली सन। बहुत सारा एक इकोसिस्टम होला जो रुआ के कमजोर करे में, जो रुआ के दिमाग नियन खोखला करे में, रुआ के तोड़े फोड़े में लागल रहेला। वो कल्पना से बाहर निकले के काम बा कि कोनो ऐसा विश्व युद्ध हुई जोना में एकाएक कोई एटम बम गिरे वाला बा। वो धीरे धीरे करके यहाँ मारे के प्लानिंग बा।
धीरे धीरे करके ई जहर जौन बा ई बोल जा रहल बा। एक घटना और बताओ तनी, ई अंतिम घटना बा, एकरा बाद हमनी के क्वेश्चन आंसर खातिर एक बार अपन प्रश्नोत्तर खातिर हमनी के सेशन खोलल जाए। अभी जैसे नार्को जिहाद के बात आई अभी ना, तो नार्को जिहाद तो बड़ा हो हल्ला मचल। आ कमाल के बात ई रहे कि कोनो आरएसएस के तरफ से ना आइल रहे, चाहे कोनो हिंदुवादी संगठन के तरफ से नार्को जिहाद के बात ना आइल रहे। नार्को जिहाद के बात आइल केरला के एगो बिशप रहन, मतलब कि पादरी के तरफ से ही बात आइल कि भाई लव जिहाद और नार्को जिहाद ये दू गो को फॉर्मेट वाला सन जोना से सावधान रहेगा जरूरत बा। तो का भइल कि जोन ज्यादा मॉडरेट लोग बा चर्च के अंदर उहो लोग विरोध करे लागल कि ना 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 ऐसा कोनो चीज नहीं है। केरला के मुख्यमंत्री बोलन कि भाई ये तरह के फालतू बात हमनी के ना करे के चाहे। बहुत सारा जोन मीडिया इकोसिस्टम रहे ओकरा पे बड़ बड़ आर्टिकल अइलसन कि मुसलमानन के टारगेट कइल जा रहल बा, मुसलमान समाज पर टोंट कइल जा रहल बा। ये अंग्रेजी का आर्टिकल रहे, हमरा याद बा, तो प्रिंट में छपल रहे, इट इज अ टॉन्ट ऑन मुस्लिम कम्युनिटी। अब थोड़ा सा ओकर विश्लेषण करें तो नार्को जिहाद ये भारत के शब्दे ना, अब भारत में पहला बेरी कोनो पादरी भले ही यूज कैले हुई ओकरा के उपयोग कैले हुई, लेकिन पादरी ओकर एथी इजाद निखन कैले। 2017 नवंबर में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज बा, ओकरा में नार्को जिहाद पर एक बड़का 40 पन्ना के पेपर लिखल गए, हराम मनी फॉर हलाल कॉज। ओकरा में बड़ा विस्तार से लिखल बा। आई जो नार्को जिहाद बा ई शब्द हो सकेला कि पादरी पहला बार यूज कैल हो, हम दूसरा बार यूज करतनी। ओकरा पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाई ईएफएसएस एक पेपर निकाल के थी किलस, लेकिन नार्को जिहाद के जो फॉर्मूला बा ये पुरान फॉर्मूला है। जैसे 1980 के दशक में अफगानिस्तान से जो लड़ाका लोग जाते रहे तो उ लोग के धंधा जो रहे उ अफीम के या ड्रग्स के बिजनेस रहे, ओकरा से जो पैसा मिलत रहे ओकर उपयोग यूएसएसआर के खिलाफ लड़े में होता। तो हराम मनी काहे कहल जाला, काहे कि इस्लाम में ड्रग्स के कमाई हराम मानल जाला। लेकिन भाई जब हराम मानल जाला तो एकर उपयोग काहे हो रहा इस्लामिस्ट द्वारा, हम ओकरा पे आवत हन। 2001 में 2000 शुरू के दशक में जब तालिबान एक बड़ी टेक ओवर कैले रहे अफगानिस्तान के, तो तालिबान आकर के बंद कर दिलस कि भाई कोनो ड्रग्स के बिजनेस ना हो, काहे भाई तो इस्लाम में प्रतिबंधित बा। पूरा दुनिया आश्चर्यचकित भइल, खुशो भइल कि भाई बड़ा बढ़िया काम ही तो कर दिलस। बाद में मालूम चलल कि जब तालिबान बंद कैलस तो 99% प्रोडक्शन गिर गई हीरोइन के, अफीम के खेती कम हो गई, ओकरा चलते हीरोइन के प्रोडक्शन गिर गई। ओकरा चलते हीरोइन के जो मार्केट बा उ 100 गुना बढ़ गई मार्केट। आ यहाँ जो तालिबान बचा के फिनिश प्रोडक्ट लोग रखले रहे ओकरा के लोग मार्केट में बेच करके पैसा कमैलस लोग। तो ई आईओएस रहे। दूसर एक नार्को जिहाद के घटना बताओ तनी, 1980 के दशक के है, 1971 के 73 के। ओकरा में एगो बीसीसीआई करके बैंक रहे, बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स एंड इंटरनेशनल। ओकर मालिक रहे आगा हसन अबीदी, पाकिस्तानी रहे। आ दुनिया के छठा सबसे बड़ा बैंक रहे, छठवां दुनिया के छठवां सबसे बड़ा बैंक रहे। बाद में कोलैप्स भइल 10 साल बाद, काहे कि अमेरिका में एगो ऑपरेशन भइल, ऑपरेशन सी चीज, वहां के जो एजेंसी बा ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी डीए, वो ऑपरेशन कैलस ओकर। अब मालूम चलल कि ओकरा में टेररिस्ट के लोग के पैसा बा, आतंकवादी के पैसा बा, ड्रग लॉर्ड्स के पैसा बा। अब बैंक कोलैप्स हो गेल तो बाद में भारत में ओकर शाखा बंद हो गेल। जब भारत में ओकर शाखा खुलत रहे 1973 में, तब भारत में जो खुफिया विभाग रहे वो भारत सरकार के बोलस, अमेरिका के डीए बोलस, आ रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कनाडा के जो संस्था बिया वो बोलस कि भाई आप लोग इस संस्था को आप मंजूरी मत दीजिए। काहे भाई, तो ड्रग बैंक है या आतंकवादी बैंक है। ओकरा बादो भारत में मंजूरी मिल गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रहे मालूम बा घरे, सरदार मनमोहन सिंह जी रहा। बाद में सरदार मनमोहन सिंह जी के बेटी एक किताब लिख ली 10 साल पहले। वो किताब में बीसीसीआई के जिक्र बा। बीसीसीआई के जिक्र वैसे कैले वाली कि पिताजी नहीं देना चाहते थे बीसीसीआई को लाइसेंस, लेकिन उनके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री से बहुत दबाव था, इसीलिए बीसीसीआई को लाइसेंस दिए। तो मान ली कि मनमोहन सिंह का मालूम रहे कि ड्रग बैंक बा, आतंकवादी का बैंक बा, तो रिजाइन कर दिल रहता अगर देश प्रेमी रहता।
कौन गवर्नरशिप पे जरूरी रहे कि एगो आतंकवादी बैंक के परमिशन देवे से तो बढ़िया रहे रिजाइन कर दिल रहता कि कुछ ऐसा सवाल बाला सन या कुछ ऐसा कहानी बाला सन जौना के सब भारत में बच्चा बच्चा के जाने के चाहिए ऐसे कि ये जानने के बावजूद कि बीसीसीआई इंडियन बैंक दुनिया भर में ड्रग और टेररिस्ट के धंधा कर रहा पैसा के बैंक है तो बाद भी भारत में वहीं के दखल ई रहे भारत के जो विरोधी ताकत रहन दखल ई रहे कि भारत में लाइसेंस मिलल ई ताकत बा जो साजिश करता वाला वहनी के कि उ रुआ के रुआ जानता नहीं कि जहर बा लेकिन तब रुआ खिया दिया मनमोहन सिंह से ई जोन जवाब बा कि भाई काहे हुए कर उ तो उनका पृथ्वी से गईला के बाद भी जो सवाल बा उत्तर खोजत रहे बीसीसीआई बैंक कैलस का जिक्र आइल रहे नार्को जिहाद के बीसीसीआई बैंक यह कैलस कि जो आगा हसन अबीदी जो पाकिस्तानी होकर हेड रहे वो भारत आइल आ देश भर घूमल नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के फंड कैलस पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के फंड कैलस आ देश भर में जो हीरोइन के बिजनेस रहे तो फिनेंशियल आ स्मगलिंग के नेटवर्क खड़ा कैलस आई सब भारत सरकार के जाने में ऐसा बहुत सारा कहानी बाली सा हम यह कहिला कि जो हमनी के कोनो उपन्यास पढ़त नहीं जा कोनो फिल्म देखत नहीं जा तो से ज्यादा अच्छा बा कि भीमा कोरेगांव के चार्जशीट पढ़ी जा कोनो नक्सलाइट संगठन के कोनो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भइल बा ओकर चार्जशीट पढ़ी जा पटना में जो बम ब्लास्ट भइल जो में प्रधानमंत्री ओघरी तो प्रधानमंत्री ना रही है गुजरात के मुख्यमंत्री जो मारे के साजिश है ओकर चार्जशीट पढ़े के चाहिए तो बहुत ऐसा जो आपस के संवाद बा आ जो बयान बा नक्सलाइटन के या आतंकवादियन के ओकरा से मालूम चली कि अनायास नहीं थे एकरा पीछे एक पूरा एक इकोसिस्टम बा जो काम कर रहा बा आ एक फंडिंग के सिस्टम बा जो काम कर रहा बा आ सबनी के एके मन बा एके मत बा कि भारत के कैसे खंड खंड कल जाओ कैसे एकरा के तोड़ल जाओ तो फिर उहे कहतनी कि एक ही फॉर्मूला होने भी बा यहाँ के जो भ्रंश रेखा बा जो फॉल्ट लाइन जो यहाँ दरार बा ओकर मिसयूज कई आ ओकर एके उपाय बा कि हमने के दरार के वो फॉल्ट लाइन के भरे के प्रयास करी जा तो हमनी के व्यवहार हमनी के गवर्नेंस होके या हमनी के जोन एक समाज के रूप में जोन एक दिशा होके वो ई फॉल्ट लाइन के निश्चित रूप से एक एड्रेस करे के प्रयास करे के चाहिए हमनी के भिंडरावाला और गौ मास के बारे में आप कुछ बोल रहे थे प्लीज दोबारा एक बार बोलिए ना सर धन्यवाद वीटी राजशेखर शेट्टी भिंडरावालन से मिलने गए थे और भिंडरावालन को उन्होंने ये बताया ये सलाह दिया कि आपकी लड़ाई भारत सरकार के खिलाफ नहीं है आपकी सरकार लड़ाई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है इसीलिए आप अपने समर्थकों से आग्रह कीजिए कि वो गौ मांस खाए क्योंकि आपकी जो पुस्तक है उसमें गौ मांस खाना निषेध नहीं है भिंडरावालन ने उनको भगा दिया वहां से भिंडरावालन को ये बात पसंद में नहीं आई और जब ये मरे भिंडरावालन का जब की हत्या हुई तब वीटी राजशेखर शेट्टी ने लिखा कि मैंने उसको समझाया था कि ये लड़ाई उसकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है और वो बात अगर मेरी मान लेता तो जीत जाता मेरी बात नहीं मानी इसलिए वो हार गया तो ये जो बी फिटिंग है इसकी भी एक पॉलिटिक्स है मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी उस कॉन्स्पिरेसी थियरी का ही पार्ट है जी सुधीर मिश्रा जी का है जिस सामाजिक दरार की बात आप कर रहे हैं थे क्या यही सुंदरता नहीं है भारत देश की जिसे समस्या बताकर परोसा जा रहा है दरार सुंदरता नहीं है डाइवर्सिटी सुंदरता है डिस्पैरिटी सुंदरता नहीं बहुत पतली लाइन है कि डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटी में तो डाइवर्सिटी सुंदरता है इतने सारे लोग इतने तरह के लोग एक गांव में 40 जाति के लोग रहते हैं और 40 तौर तरीका है उनका सोचने का 40 तरीके से अलग अलग जीवन जीते हैं लेकिन जो डिस्पैरिटी है वो खूबसूरती नहीं तो इस दोनों में और देखिए दो चीजें हैं समाज के नाते निश्चित रूप से हम एक उन्नत समाज है बेहतर समाज है लेकिन अगर दो कमियां हमारे में हैं तो उसको जान करके उसको दूर करने के तरफ प्रयास अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी एकांगी हो जाएंगे और उन समाजों की तरह हो जाएंगे जो कि थोड़े से विरोध पे एक दूसरे का गला काट देते हैं तो अपनी कमियां थोड़ी बहुत होंगी हमारे में लेकिन हम सक्षम भी हैं हम सुधार समय समय पे करते भी हैं डिस्पैरिटी सुंदरता नहीं है
भेद सुंदरता नहीं, ये जो डाइवर्सिटी है ये खूबसूरती है समाज। जी, ये चार्जशीट कहाँ से मिलेगा सर जी पढ़ने को? आप एनआईए की वेबसाइट पे जा सकते हैं, सीबीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं। भारत सरकार अलग अलग समय में पुराने केसेस की चार्जशीट पब्लिक के लिए ओपन करती है, ठीक है। तो ये चार्जशीट्स वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आप नेट पे भी ऐसे गूगल करेंगे अलग अलग केसेस की चार्जशीट्स, तो समय समय पे भारत सरकार उसको पब्लिक के लिए ओपन करती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। So, sir, the name of your book is very interesting, actually. So, can you please elaborate more on the doctrine of Zulfikar Ali Bhutto and Ziaul Haq, quote unquote, played India with 1,000 cuts? Uh, Actually, there were so many conspiracies. One was named Operation, the latest one was called Operation Pin Cod, Operation Gibraltar, the initial one. After that, it was Operation Topak. So, mostly we discuss about two Ks. There were three Ks. So, the two Ks were Kashmir and Khalistan. But there was a 3K which was added by the Operation Pin Code, that was Kishanganj. So, Kishanganj of Bihar. So Kishanganj means not just a district, it was an idea that several districts of the eastern corridor, they were targeted for demographic change. And if you go by the version of what that Sarjil Imam said, that we want to choke the chicken neck, so exactly that was the motto of one of the mottos of the third K, to change the demography in such a way you can choke that, you can have the maximum mobilization in the minimum notice period. And the situation is very pathetic. Around 2,000 kilometers of area is there, which has been developed into a jihad corridor. Jihad corridor is not into discussion. We have discussed trade corridors so many times. But there is a jihad corridor, and that was the target of the third K. So, whenever we must talk about those conspiracies, we must not let this third K. This also has a great potential, and it is going to create a lot of disturbance afterwards. झारखंड में पत्थरगड़ी के बारे में आपने बताया है, ऐसी कोई किताब है जिनसे उनके षड्यंत्रों को समझा जा सके? मैं झारखंड से हूँ। यह है सतीश किशोर जी का प्रश्न। सतीश जी, एक तो पत्थलगड़ी बहुत समृद्ध परंपरा रही है, बहुत अच्छी परंपरा रही है, लेकिन पत्थलगड़ी का जिस तरीके से उसमें मिलावट की गई, गुजरात की एक संस्था थी सतीपति संस्था, और उनका एंट्री होता है, फिर माओवादियों के ट्रेनिंग्स होते हैं, उसमें नेपाल से कई लोग आए थे, बाद में वो सरकार के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में वो चीजें रही हैं। मिशनरीज का उसमें घुसपैठ रहा, नक्सलियों का मैं बता ही रहा था आपको, और उसको ऐसा ट्विस्ट किया गया कि जैसे भारत बनाम आदिवासी हो गया। मैं फिर वही कहता हूं कि आदिवासियों को इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया गया, और एजेंडा जो था वो बाहर का था, विदेशी ताकतों का था, और तो तुरंत 2-4 महीने के अंदर ही एक ट्राइबल देश की, अलग देश की डिमांड ही हो गई उसमें। मेरी किताब में डिटेल्ड एक चैप्टर ही है पत्थलगड़ी को लेकर के, कि ये पत्थलगड़ी था क्या और किस किस तरीके से क्या क्या इनपुट्स उसमें हुए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, कई और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो मालूम चलता है कि पत्थलगड़ी वास्तव में एक समृद्ध परंपरा है, एक प्यारी सी परंपरा है, और उसका इस्तेमाल, और जो आदिवासी हैं उनके इनोसेंस का इस्तेमाल एक देश विरोधी हथियार के रूप में डेवलप करने के लिए कैसे किया गया। मेरी किताब में वो एक पूरा फुल फ्लेज चैप्टर ही है, आप मेरी किताब से भी जान सकते हैं उसको। A country wins war against another country in 1971, but they still continue to keep the chicken neck, or I mean to say that the Siliguri corridor. Why is it? Why couldn't they agree it for a bigger land? And anyway, I've heard that in after the creation of Pakistan, Chittagong was lying as a separate one. The leaders wrote letters to join India, but Indian leaders refused to accept it. So please highlight on these things. Thank you. Many times we have done blunders, and the size of chicken neck, why we are not able to expand it, despite we have so many opportunities during 1971, we must have done that. So again, those are historic blunders.
and it is really congested. And if they are planning to choke the chicken neck with the demography change, the possibility of that they can think of, because that is a congested place. So there were so many chances where we could have expanded, the chicken neck. So, but sooner or later we will have to do that. अगला प्रश्न हम नवनाथ जी से लेते हैं। इनका कहना है कि सब कुछ समान नहीं है और ना रहेगा, हर एक इंसान का स्वभाव अलग ही रहेगा। क्या राय है आपकी इसमें? देखिए, इंसान क्या है कि वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग जीव है, और उस कारण इतने सारे मतांतर, स्वभाव, इतने सारे कल्ट्स, इतने सारे क्लास, 1000 चीजें बनी। जानवरों का क्या है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जानवर है तो इसका ये बिहेवियर होगा। मान लीजिए सांप, तो आपको मालूम है कि ये बिहेवियर इसका होगा, ये करेंगे तो ये करेगा। शेर है तो उसके बारे में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका अगर भूखा है तो ये नहीं हमला करेगा। और दुनिया में कोई ऐसी घटना नहीं घटी होगी कि जहां शेर भर पेट खाए हुए है और वह किसी हिंसक हो जाए। कुत्ता है मान लीजिए, तो घर में हम सब लोगों के पास पालतू होते हैं, तो अगर पूंछ हिला रहा है तो दुनिया में एक घटना नहीं घटी है कि जहां कुत्ता पूंछ हिला रहा है और वो काट दे। कुछ चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंसानों के बारे में नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। मैं हंस के बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं आपकी गर्दन उतार दूं, या हो सकता है कि मैं आप पे गुस्सा कर रहा हूं, और हो सकता ये वो संभावना है कि मैं आपका शुभचिंतक हूं। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल जो एक पर्सनालिटी है, जो एक ह्यूमन बीइंग की, उसके चलते ये सारे ये जो विभिन्नताएं हैं, मत भिन्नताएं हैं, ये सारी उसकी चलते हैं। दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग अलग अलग हैं, स्वभाव से अलग हैं, जाति से अलग हैं, रंग से अलग हैं, स्वभाव से अलग हैं। स्वभाव से देखेंगे तो अगर 130 करोड़ का देश है तो 130 करोड़ तरह के लोग हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। जातियों में देखेंगे तो कुछ हजार या कुछ लाख मिलेंगे। ज्योग्राफिकल इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में देखेंगे तो 13 मिलेंगे। राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो फिर 2 दर्जन मिलेंगे। जिलों के हिसाब से देखेंगे तो 500 मिलेंगे। लेकिन स्वभाव के हिसाब से देखेंगे तो 130 करोड़ हैं तो 130 करोड़ के मतांतर हैं, उनके आपस में क्लासेस हैं। लेकिन फिर भी एक समाज के नाते, समाज जब बोलते हैं तो फिर एकजुटता होती है 130 करोड़ लोगों का, या जो भी इस ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। तो उसके नाते फिर अंतिम बात वही है कि डिस्पैरिटी ठीक नहीं है। तो आपका स्वभाव, आपका हाव भाव स्वभाव अगर डिस्पैरिटी की तरह दिखता है तो उसको सुधारिए। डाइवर्सिटी पे अगर के पैरामीटर्स पे वो खरा उतरना चाहिए। वो किसी भी तरीके से हमारा स्वभाव डिस्पैरिटी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, डाइवर्सिटी को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको बढ़ावा भी देना चाहिए, ठीक है। और शायद यही खासियत भी है कि हम इतने सारे डाइवर्सिटी को, और शायद यही बचे रहने का भी हमारा कारण है। When you are speaking about this narco jihad and this entire nexus, उसमें आपने बहुत कम ही थोड़ा टच किया है, but उसमें थोड़ा डिटेल चाहिए, because now we know how drugs actually is no longer just a usage of drugs, but it is more of a kind of slow poisoning as jihad against India without using any other weapon. So we would just say कि actually drugs is a न्यू वेपन दैट इट इज बीइंग यूज्ड। इनका जो नेक्सस है, आपने थोड़ा अफगानिस्तान को वो टच किया है, उसका नेक्सस के बारे में और थोड़ा बताइए। और मीता जी असम से हैं, मैं सबको बता दूं, और शुरू से जुड़ी रही हैं। हम लोग साथ काम करते हैं कई प्रकल्पों में। और मीता जी, द थिंग इज कि दैट इट इज नॉट ए न्यू वेपन, इट इज अ वेरी ओल्ड वेपन। और यू नो, एक्चुअली narcotics is banned in Islamic tradition, but this banned tradition, this is blended with a radical Islamic thought process, or the revenue of this narco trade, narco business, when it is pumped, or when it is put in use to support the radical Islamic system, so it becomes a lethal weapon. And when I say that we are in hangover of the Third World War, so this narco jihad is also, you can say, an instrument or a weapon
of this Third World War, which is being used for the last so many decades. And this is the most lethal format, you can say, the most lethal format which the world is yet to witness in jihad. There are so many formats. So this is the most lethal one, because just like atomic explosion, what do the atomic explosion do? It doesn't kill some lakhs of people, but it damages even your DNA. You suffer the consequences for so many generations. So this narco jihad will have consequences on your DNA, on so many coming generations. So again, BCCI was a format of narco jihad that was used for decades back, and that also supported by the Congress party, and that also by the person who is called to be Mr. Clean, Mr. Manmohan Singh ji, who later on went to become the Prime Minister of this country. So this narco jihad, that must be discussed in detail. But a ship carrying some 100 of passengers from Mumbai to Goa, and they are doing it on a regular basis. And what is being done on the cruise, in the tour, that is known to all. So basically, that is not narco trade. They are building an ecosystem of drugs. They are building a constituency of consumers. So putting a tinge of stardom. So they need some star kids, or they need some star film stars. So they can put a tinge of stardom to this narcotics trade. But again, when you go to the bottom, you will see that it has a pattern. It is just not some grams of drugs into the pudiyas which these young boys they are consuming, but it is a business of million and million of dollars, and that also blended with the narco trade. This is blended with Islamic fundamentalist thought process. So, and on one side, this narco trade is banned, and on the other side, the revenue of the same ban, the same haram trade, is used for the halal cause, that is jihad. And this is being experimented worldwide. So you leave one example of the Colombians, that was trade, that was narco trade, that was not narco jihad. But Colombia is no more, the capital of the hub, the biggest center of this narco trade. Afghanistan, that amounts to the 91% production of the this afim, and you must know that 6 kg of this afim is used to process 1 kg of heroin. 1 kg of heroin means almost equal to 1 crore or 1.5 crore rupees. So the 90% of the world's production of heroin or the afim based high-end drugs, that is dependent on Afghanistan. And the takeover of Taliban on Afghanistan, that will again, that is a matter to get, that is an issue on which the whole world must get worried. Because again, that is not just a narco trade like Colombia. This is a narco jihad. And when this narco trade is blended with jihad, it has bigger consequences. It gets a bigger constituency, you can say. हाँ, विनेश जी का प्रश्न है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्यों हो रहा है, हिंदू मारा जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या उपाय है हमारे, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इसका क्या उपाय है? इसका यही उपाय है कि एक इकोसिस्टम के रूप में हमको बढ़ना होगा, एक वॉइस के रूप में हमको दिखना होगा। ठीक है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो बंगाल के हिंदू चुप हैं। कई पार्टियां जो इस्लामिक पार्टियां नहीं है वो चुप हैं, उनको लगता है कि उनका वोट बैंक चला जाएगा। उन लोगों की जिम्मेवारी एक संगठन पे है या 1-1.5 संगठनों पे है। तो एक इकोसिस्टम के रूप में या एक वॉइस के रूप में जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे,
एक ताकत के रूप में जब तक नहीं दिखेंगे, आज जब जब नहीं दिखे हैं तो हम मारे गए हैं, आज जब जब नहीं दिखेंगे तो फिर मारे जाएंगे। शायद यही प्रॉब्लम है और यही उसका सॉल्यूशन भी है कि हमको हमको एक एक आवाज के रूप में दुनिया भर में दिखनी होगी। कई छोटे देश हैं जो जिनकी एक आवाज है, इजराइल उसमें से एक। कई बड़े देश हैं जिनकी एक आवाज है, उसमें रसिया है, चाइना है, बड़े हैं लेकिन आवाज एक है। हमारे यहाँ तो कई सेट्स हैं और सारी जो आवाजें हैं उनके पीछे अपने अपने कारण हैं। कई के पीछे तो फंडिंग्स हैं, कई के पीछे का वोट बैंक है। तो एक आवाज के रूप में तो दिखना पड़ेगा, यही उसका सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न हम लेते हैं आनंद कुमार जी से। इनका कहना है कि हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कब तक घोषित हो सकता है, इसमें आपकी क्या राय है? मेरी इसमें कोई राय नहीं है। मेरी ये राय है कि इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है और ये कागज पर कब हिंदू राष्ट्र बनता है इसमें पता नहीं। ये इसको तो कोई इसका फोरकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा से मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्रीय है और आज भी 80% से ज्यादा लोग हिंदू थॉट प्रोसेस, हिंदू लाइफ स्टाइल के साथ यहाँ रहते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ये जो 80% लोग हैं, ये इनकी वॉइस एक होनी चाहिए। कम से कम कुछ इश्यूज तो हो जिसपे हमारी वॉइस एक हो। ठीक, अलग अलग विषय पे हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति के मैटर पे, कला के मैटर पे, इन देश की बाउंड्रीज के मैटर पे, इस पे तो हम एक हो सकते हैं। और हम हिंदू राष्ट्रीय हैं, मैं तो अपने हिंदू राष्ट्रीय मानता हूँ। कि हमारी विभिन्नताओं और अन्य जिन सामाजिक संघर्ष को क्या आपको लगता है वो सब हिंदू मुस्लिम पर केंद्रित है कर दिया गया है? कौन है इसके पीछे? क्या ये सब वोट बैंक तक है? मुझे लग रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम कर नहीं दिया गया है, उसमें तो हो गया है। कई सारी चीजें हैं, मान लीजिए कि क्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया है, कभी उधर से क्रिया होती है, इधर से प्रतिक्रिया होती है, कभी इधर की कोई क्रिया है, उधर प्रतिक्रिया होती है। उसमें बी फिटिंग, मैं बार बार कहता हूं कि बी फिटिंग। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, एक कहानी फिर सुनाता हूँ कि जैसे गौ मांस का जो डिबेट है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये हर 2 साल पे भारत में आता है। 2 मत होते हैं इस पे। डेरेक ओब्रायन जैसे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई ये राइट ऑफ टेस्ट बर्ड्स, ये जीभ के अधिकार का सवाल है। जीभ में भी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके अधिकार का सवाल है, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, ये राइट टू ईट है। दूसरा, हमारे का क्या मत होता है, जो हिंदू मत वाले हैं, उनका ये होता है कि भाई गौ हमारी माता है और आप इसको नहीं काट सकते, ठीक है, और उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। एक आध घटना हो जाती है, मान लीजिए कोई पिटाई उटाई की, तो फिर वो लिंचिंग वाली बहस शुरू हो जाती है कि भाई भारत में लिंचिंग होता है। और फिर भारत एक ऐसा देश है जहां मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है, और वहां जो मेजोरिटी है माइनॉरिटी का लिंचिंग करता है। और ये देखिए तस्वीर, ये मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी का लिंचिंग कर रहा है। एक कहानी उसमें से निकल के आती है। कुल मिला जुला के क्या होता है कि कहानी इन दोनों से अलग। ये डिबेट हर 2 साल में डाला जाता है आपके बीच में, और वही संगठन जो चाइना में डॉग मीट फेस्टिवल होता है, यूलिन मीट फेस्टिवल है, 2 मीट फेस्टिवल्स वहां होते हैं, जिसमें कुत्ते के मांस को लेकर के बड़ा मीट फेस्टिवल होता है। तो बड़े प्रोटेस्ट होते हैं दुनिया भर में। चाइना में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अमेरिका से, इंग्लैंड से, ग्रीन पीस और दुनिया भर के जो एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुत्ते के मीट को लेकर के, ये कुत्ते को आप कैसे खा सकते हैं, ये राइट ऑफ एनिमल्स का मामला है, ये एंटी एनिमल क्रूएल्टी का मामला है। लेकिन वही संगठन जब गाय के मीट की बात आती है तो एनिमल क्रूएल्टी का डिबेट नहीं होता है, यहां डिबेट होता है राइट टू ईट का मामला है। वहां पे कुत्ते के लिए पैरामीटर है कि एनिमल क्रूएल्टी का मामला है, भारत में गाय के मीट के लिए है कि ये राइट टू ईट का मामला है। ये इसलिए है क्योंकि वहां उनको एनिमल क्रूएल्टी सूट करता है और यहां उनको राइट टू ईट सूट करता है। यहां पे अगर गाय को एनिमल क्रूएल्टी के फॉर्मेट में अगर ला करके डिबेट करें तो कहानी खत्म हो जाती है, डिस्कशन खत्म हो जाता है।
कि जैसे आप वहां पूछ रहे हैं कि आप कुत्ते को कैसे खा सकते हैं, वो यहाँ भी पूछ रहे हैं आप गाय को कैसे खा सकते हैं। तो गाय एनिमल क्रूएल्टी के डोमेन के बाहर का डिस्कशन है, कुत्ता एनिमल क्रूएल्टी के डोमेन के अंदर का डिस्कशन है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे राइट टू ईट पे बहस करती हैं और वहां एनिमल क्रूएल्टी पे बहस करती हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कॉमन है दुनिया भर में। मैं इसीलिए कहता हूं कि इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि इन डिबेट्स को डाला जाता है यहाँ पे कि ये जैसे आग में पेट्रोल डालिए तो और थोड़ा भभकता है। तो पहले से जो भेद हैं कुछ समाज के बीच में, तो इन इश्यूज को डालने से ये बहस जितनी तेज होती है उतनी आग की लपटें जो है ना वो और भभकती हैं और थोड़ा उठ करके आती हैं। इसको भी समझने की जरूरत। हाँ, तो बात यह है कि हम बहुत कुछ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन 7 साल से जो सरकार भी है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है ये हमें कुछ पता नहीं चल रहा। और जो आसान काम है, जैसे हिंदुओं की संस्था उनके हाथ में होनी चाहिए, हिंदू समाज के हाथ में होनी चाहिए, इस तरह के साधारण बदलाव भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के बड़े बदलाव की उम्मीद हम रख भी सकते हैं कि नहीं? देखिए, दो चीजें हैं, सरकार और समाज। हम तो यहाँ समाज डिस्कस करने बैठे हैं कि समाज के नाते, और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन सरकार नहीं है। एक समाज बड़ी बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन तो समाज है। फिर भी मैं कहता हूं कि सरकार से अपेक्षाएं अनंत रही हैं हमारी, लेकिन धारा 370 रहा है, राम मंदिर का विषय रहा है, काशी विश्वनाथ पे फिर से वो शुरू हो गई सुनवाई। मैं कह रहा हूं कि ये कश्मीर में धारा 370 रहा है। राम मंदिर 500 साल पुराना एक विषय था जो इंतजार करते करते आज हम लोग तो खुशनसीब हैं कि हम लोग के जीवन काल में ये संभव हो पाया। ये बड़े डिसीजंस नहीं है क्या? ये भी बड़े डिसीजंस है। तो कुछ और जो अपेक्षाएं हैं उनके नहीं होने के कारण हम सीधे सीधे दोषी ठहरा दें, ये भी ठीक नहीं। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सरकारों की अपनी गतिमति है, उनका एक अपना स्पीड है, उनका अपना एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है। समाज के नाते हमको जो करना है हम तो करते हैं। जो हुआ है, काफी कई बड़े बड़े पेंडिंग इश्यूज सॉल्व हुए हैं, जो थोड़े बहुत हैं वो भी आगे एड्रेस होंगे। वो विश्वास रखना चाहिए हमको। नहीं, आप शायद मेरे सवाल का मतलब नहीं समझे। जी जी। ऐसा है कि एक बहुत सीधी सी बात है कि हिंदुओं की संस्थाएं जो हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, जो कुछ भी है, वो सरकार के अधीन नहीं होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं ये होने बहुत चाहिए। सीधी बात है। हाँ। लेकिन ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो स्टेट्स में या बीजेपी की सरकार हो, सभी जो है मंदिर की संपत्ति और ये जो कुछ भी है उस पे कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका तो सीधा सीधा जवाब है कि बिल्कुल होना चाहिए और एकदम तत्काल होना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि सरकारों में केवल राजनीतिज्ञ नहीं होते, सरकारों में ब्यूरोक्रेसी होती है, कई लेयर्स होते हैं। किसी चीजों को होने में उनकी अपनी मति गति होती है। मैं फिर यही कह रहा हूं कि कई चीजें हुई हैं, शायद ये भी एक बड़ा विषय है जो समय समय पर रह करके संगठनों के तरफ से, पार्टी के अंदर से भी कई बार उठता रहा है। निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में होगा। क्या हो रहा है मुझे नहीं जानकारी इस विषय पे, या क्या अभी अभी स्थिति है, लेकिन ये पार्टी के अंदर से भी ये बात लगातार उठती रही है। हाँ, होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नहीं होना चाहिए। होगा, ये भी लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में होगा, लेकिन अभी क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये इसलिए मुझे लगता है कई बड़े बड़े विषय थे जिनका सॉल्यूशन आया है। ये भी एक ऐसा विषय है जो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है या सॉल्यूशन की डिमांड कर रहा है, और ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। तो निश्चित रूप से इसका कभी न कभी होगा, शायद आने वाले समय में कभी न कभी इसका निराकरण जरूर होगा। जी, अगला प्रश्न लेते हैं हम केपी मिश्रा जी से। इनका कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की मदद हम किस तरह कर सकते हैं? पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम्स थे उनके लिए तो कानून बना ही, ठीक है, वो भी लेकिन एक खास टाइम फ्रेम के लिए बना कि इस समय से इस समय तक के लिए। आगे हमको लगता है कि और हमको दरवाजे खोलने चाहिए। जो वहाँ जो प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक समय कालखंड में ही प्रोसिक्यूट हुए हैं।
अभी भी ताजा उदाहरण दिख रहा है। सरकार के तरफ से जो रिस्पांस जाना चाहिए, बहुत तगड़ा रिस्पांस गया है। बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिस्पांस होना चाहिए था रोकथाम के लिए भी, उसमें भी संतोषप्रद है, कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन बांग्लादेश में भी देखिए कि दो मत के लोग हैं। एक बहुत रेडिकल थॉट प्रोसेस है, एक है जो थोड़ा सा एक मॉडरेट है। और आप ताज्जुब करेंगे कि जब भारत का इंटरवेंशन हुआ 1971 में, तो एक बड़ा तबका था जो वहां इस बात के लिए संघर्ष कर रहा था कि नहीं, हमको पाकिस्तान के साथ रहना है। और उस संघर्ष के बावजूद भी वो बड़ा तबका आज भी वहां रह गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरे बांग्लादेश का एक मत है वहां के हिंदू आबादी को लेकर के। वहां भी दो तरह के लोग हैं, एक बहुत भयानक तरीके से रेडिकल है, और यह भी ताज्जुब आपको होगा कि उसमें जो उनका जो रेडिकलाइजेशन है उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंध है। यही देवबंद और वाले जो मदरसे हैं, इनका बड़ा योगदान है। तो कभी ना कभी तो हमको जो इनका जो ये जो क्या कहते हैं कि जो बड़ा एपी सेंटर है देवबंद, आपको ये भी ताज्जुब होगा कि दुनिया भर के जितने आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जो इस्लामिक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उनका कनेक्ट अगर ढूंढेंगे तो देवबंद की तालीम से आपको निकलेगा। बॉस्टन बॉम्बिंग्स हो या ये हो आपका 9/11 हो, या यूएसएसआर के खिलाफ जो लड़ाके जाते थे ट्रेन होकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, या तबलीगी जमात जैसे संगठन हो जो 150-155 देशों में ऑपरेट कर रहे हैं, कई आतंकवादी घटनाओं में उनका रिलेशन आया है। तो कभी ना कभी तो हमको इस पावर हाउस का इजाद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स वहां दिख रही हैं। जो पावर सेंटर है जहां से ये सारी चीजें ऑपरेट होती हैं एक विचार के रूप में, वो तो यही दिल्ली के बगल में देवबंद है। तो जब तक यहां मट्ठा नहीं डालेंगे इनके जड़ों में, तब तक दुनिया भर में ये घटनाएं होती रहेंगी। आप एक बात और समझिए कि दुनिया में बहुत स्पष्ट ऐसा विभाजन नहीं है मुस्लिम और गैर मुस्लिमों का। यूएसएसआर से जो कई देश टूटे, तो उसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ऐसे और कई देश रहे जहां की 98%, 99% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बहुत रेडिकल नहीं है। वहां टखने से ऊपर पैजामा पहनने पे फाइन हो जाती है, दाढ़ी बढ़ाने लगे एक लोग तो वहां पे जेल जमानत होने लगा। आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ऑफिस में इस्लामिक ड्रेस में नहीं जा सकते। तो शायद इसलिए बचे रह गए क्योंकि पहले वो यूएसएसआर का हिस्सा थे, और जब अलग हुए तब तक जो देवबंदी तालीम थी उसको पहुंचने में बहुत लेट लगा, और इतना लेट लगा कि तब तक उनका अपना एक सिस्टम, एक रहन सहन जो है वो मतलब कि वो बहुत हैम्पर नहीं हुआ, बहुत डाइल्यूट या डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो बहुत ऐसा शार्प डिवीजन नहीं कि ये मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम्स का है। मुस्लिमों में बहुत डिवीजन। मुस्लिम्स का एक तबका तो ये मानता है जो कि मक्का को तोड़ देना चाहिए, मक्का भी बुत परस्ती, और बड़ी तादाद है। मतलब दुनिया भर के जो अलकायदा हैं उन्होंने 3 बार अटेम्प्ट किया मक्का को तोड़ने का। तो बहुत सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि पूरे बांग्लादेश के मुस्लिम एक तरफ है और वहां के हिंदू एक तरफ हैं। हाँ, वहां रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इतनी बड़ी ताकत जरूर है कि कई बार सरकार में आते हैं। ठीक है, तो वहां भी झगड़ा है रेडिकल वर्सेस इसको लेकर के। और रही उसके उपाय की, तो पाकिस्तान का तो एक ही उपाय है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, या तो उनको बुला लीजिए। बांग्लादेश का ये उपाय है कि भाई हम डिप्लोमेटिक, हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हम बांग्लादेश की सरकार पे दबाव दे सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं, और भारत सरकार ने किया भी है। और बांग्लादेश में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं जिस तरीके से, तो वो लग भी रहा है कि वहां सरकार एक्शन में है। क्या भारतीय सेकुलर हिंदुओं को जवाब देने का समय आ गया है? इसी से जुड़ा प्रश्न है, क्या आपको ये नहीं लगता सेकुलर हिंदुओं ने हिंदुओं को सबसे ज्यादा शोषित किया है? ये सेकुलर बड़ा कमाल का शब्द है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा इसे अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे तो ये इट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज।
कि भाई अलग अलग समाजों के बीच में एक ये तरीका है बैलेंस बिठाने का। लेकिन ये तो बिल्कुल एकांगी है। ये तो सेकुलर का मतलब हो गया कि साहब आप एंटी मुस्लिम कुछ बोल दीजिए तो आप नॉन सेकुलर हो गए, और आप एंटी हिंदू बोल दिए तो आप सेकुलर हो गए। तो सेकुलर शब्द जब भारत के संविधान में डाला गया, उस समय से लेकर के अभी तक, एक बात समझिए, फिर कहता हूं कि एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में कई शब्दों का यूज होता है और समय समय पे कई शब्द डाले जाते हैं। जैसे नए शब्द जो डाले गए उस डिक्शनरी में लिंचिंग उसमें से एक शब्द है। तो बुर्जुआ, हैव नॉट्स, हैव और हैव नॉट्स, प्रोलिटरिएट, एलीट, ये शब्द जो बार बार आप कम्युनिस्ट लिटरेचर में आप पढ़ते हैं, तो इन शब्दों को का एक पूरा डिक्शनरी है, उसमें से सेकुलर भी एक शब्द है। ये शब्द संस्थाओं की तरह काम करते हैं। आप कुछ बात कह रहे हैं और मैंने कह दिया लिंचिंग, तुरंत बहस खत्म हो जाती है। आप कुछ बात कह रहे हैं, आपको तुरंत मैंने कहा कि आप सेकुलर नहीं है, तुरंत बहस खत्म हो जाती है। इन शब्दों का इस्तेमाल संस्थाओं की तरह किया गया है। और ये जो शब्द है, सेकुलर जैसे शब्द हैं, ये सब उसी कॉन्स्पिरेसी थियरी के प्रोडक्ट हैं। और अलग अलग समय पे लेख के माध्यम से या पब्लिक डिस्कोर्स के माध्यम से इन शब्दों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट के नाते, एक वेपन के नाते। और ऐसे हजारों शब्द हैं कि जो बार बार उन कम्युनिस्ट लिटरेचर में या जो कम्युनिस्ट इस्लामिक लिटरेचर है आप देखेंगे तो उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे कम्युनिस्ट इस्लामिक लिटरेचर मतलब कि आप पीएफआई की वेबसाइट पे जाएं तो वहां भी वो लोग खूब सेकुलर का इस्तेमाल करते हैं। और हकीकत क्या है तो भाई लोग आईसिस में जाके ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनको जो जवाब देने का तरीका है ना, जवाब देने का तरीका यही है जो संगम टॉक्स कर रहा है। संगम टॉक्स एक समाज का प्रकल्प है। समाज के लोग इसमें जुड़ करके अपनी अपनी मेधा, क्षमता और उसके हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूट करने का, एक डिस्कोर्स खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको जवाब देने का तरीका यही है। उनको जवाब देने का तरीका ये नहीं कि हम बंदूक और गोली लेकर निकल जाए और किसी की हत्या करें। उनको जवाब देने का तरीका यही है जो हम कर रहे हैं, जो संगम टॉक्स कर रहा है। भोजपुरी गजब के भाषा बा, और भोजपुरी के अगर अंग्रेजी में कहल जाओ तो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन। एकरा से ज्यादा भाव के व्यक्त करे वाला दूसर भाषा धरती पर नहीं है। कोनो भाव होके, प्रेम के भाव होके, गुस्सा के भाव होके, ये भाव प्रधान भाषा है। और हमरा लगेला कि भाषा उहे है जो ना में भाव के व्यक्त कइल जाए। एक अद्भुत भाषा बा। एकरा में अश्लील गाना, अश्लील फिल्म भर ही मत रहो। हम इन्हीं कहती खाली भोजपुरी में यह हो रहा बा, लेकिन भोजपुरी के बारे में अगर चर्चा बाहर कइल जाला तो यह होला कि दुई अर्थी गाना जोना के कहल जाला कि लंद फंद देवानंद, यह सब बेसी बा। तो एकरा में भी एक बहुत गंभीर विमर्श होके ओकर प्रयास आज शुरू भइल बा। आई खाली भोजपुरी में प्रयास नहीं के हो, अलग अलग भारतीय भाषा में प्रयास चल रहा बा। तेलुगु में हो रहा बा, तमिल में हो रहा बा, बंगला में हो रहा बा, मराठी में हो रहा बा। तो भोजपुरी में भी एक गंभीर जोन चर्चा परिचर्चा के एक प्रयास संगम टॉक्स कैले बा। ओकरा के सब कोई स्नेह देओ, सब कोई ओकरा से जुड़ो। जैसन संगम टॉक्स के हिंदी चैनल एकदम जलवा भइल बा ओकर, वही तरीका से, बल्कि हम तो कहब कि हिंदियों से बेसी करे के बा। दुनिया भर में भोजपुरी बोले वाला लोग बा, मॉरिशस में बा, नीदरलैंड्स, हॉलैंड, कहाँ निखे लोग, तो सब लोग जुड़ो वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में, एक परिवार के रूप में। सब कोई अपन स्नेह प्रेम फिर से हम कहते नहीं कि देव। एक बहुत जलवा वाला प्लेटफॉर्म होके, बहुत सुपरहिट प्लेटफॉर्म होके, जो ना पे बहुत गंभीर विमर्श के हमनी के चर्चा करी जा आगे। ये आग्रह बा। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग के।